उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा छोटा सा गांव धनकपुर साल भर शांत, सदा और अपनी ही लय में आगे बढ़ता रहता था। लेकिन उस साल ठंड कुछ अलग ही रंग दिखाने वाली थी। ऐसी ठंड जिसने हर घर की सांस जमा दी, हर खेत की मिट्टी को पत्थर सा कठोर बना दिया और हर दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। गांव के लोग बहुत गरीब थे, कई तो इतना कि रात को ये भी नहीं जानते थे कि सुबह चूल्हा जलेगा या नहीं। कहानी शुरू होती है एक 15 साल के लड़के कार्तिक से। गांव का सबसे गरीब लेकिन सबसे मेहनती लड़का। दिसंबर की पहली सुबह, हवा इतनी ठंडी कि सांस बाहर निकले तो भाप की पतली परत बन जाती। कार्तिक अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर लकड़ी बटोर रहा था। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं। पिता को गांव छोड़े 5 साल हो चुके थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी कार्तिक के छोटे से कंधों पर थी। उसकी माँ रत्ना फटे कंबल में लिपटी बाहर आई। कार्तिक, अंदर आ जा बेटा, हाथ पत्थर जैसे हो जाएंगे। माँ, लकड़ी ना लाऊं तो आग कैसे जलेगी? आज तो और ठंड बड़ी है। रत्ना ने उसे देखा, बेसहारा लेकिन हिम्मती। ये लड़का ही उसका सहारा था। उधर गांव के बाकी लोग भी सुबह की ठंड से कांपते हुए अपने काम में लगे थे। खेतों में पाला जम चुका था। छोटे बच्चों की नाक लाल हो चुकी थी। धनकपुर का हर घर ठिठुर रहा था, लेकिन असली संकट अभी आना बाकी था। गांव में एक ही चीज सबके लिए सबसे बड़ी राहत थी, जंगल से आने वाली सूखी लकड़ियां, जिन्हें जलाकर हर घर गर्मी पाता था। लेकिन उस साल जंगल विभाग ने अचानक नया आदेश जारी किया, लकड़ी काटने पर रोक। गांव के बुजुर्ग हरिया काका परेशान होकर बोले, अगर लकड़ी नहीं मिलेगी तो लोग कैसे जिएंगे? यहाँ बिजली नहीं, गैस नहीं, सिर्फ आग ही तो है। कार्तिक ने ये सुना तो उसका दिल धक से रह गया। उसके घर में ना लकड़ी का भंडार था, ना कोई दूसरा सहारा। गांव की पंचायत के सामने लोग इकट्ठा हुए, पर कोई समाधान नहीं मिला। धीरे धीरे ठंड बढ़ती गई, हवा तेज होने लगी और रातें ऐसी होने लगी कि चूल्हा ना जलने पर लोग सचमुच मर सकते थे। कार्तिक ने तय किया कि चाहे जो हो, वो अपनी माँ को ठंड से बचाएगा। रात में गांव सो जाता था, तभी वो चोरी छिपे जंगल की तरफ निकल जाता। पाले से ढकी घास पर उसके कदमों की आवाज भी नहीं होती थी। हाथ सुन्न होने लगते, चेहरा जम जाता, पैर कांपते, लेकिन वो जंगल से गिरी हुई लकड़ी ढूंढ लाता। एक रात जब वो लकड़ी उठाकर लौट रहा था, अचानक किसी ने आवाज लगाई। ओए रुक, कौन है वहाँ? टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। जंगल विभाग का गार्ड खड़ा था। लकड़ी चोरी करता है, चल थाने चलते हैं। कार्तिक डरा नहीं, लेकिन उसकी आंखें भर आई। साहब, लकड़ी चोरी नहीं किया मैंने। मेरी माँ बीमार है, घर में कुछ भी नहीं है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, कांपता शरीर, आंखों में विनती। दिल थोड़ा पिघला। मैं गिरी लकड़ी पर
रोक नहीं लगाता, सिर्फ कटाई पर रोक है। ले जा, पर अगली बार ध्यान रखना। कार्तिक चुपचाप घर लौट आया, लेकिन उसके मन में सवाल घूमने लगा। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक चोरी छिपे? ठंड बढ़ती गई। इस बार तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। गांव में कई छोटे बच्चे बीमार पड़ गए। एक रात गांव की बुजुर्ग दादी कमला ठंड से जम गई। सुबह लोग उनके घर पहुंचे तो वे चूल्हे के पास बैठी ही जम चुकी थी। गांव भय और दुख में डूब गया। हर घर में मातम था और हर आदमी के मन में डर। अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव खत्म हो सकता है। पंचायत ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिख भेजी, लेकिन जवाब आया, सड़क बंद है, मदद पहुंचने में समय लगेगा। गांव और अकेला पड़ता गया। कार्तिक का दोस्त रवि उसके पास आया। कार्तिक, मेरे पिताजी कहते हैं कि नाहर के पास पुरानी झोपड़ियों में लकड़ी छुपी है। कार्तिक ने सोचा, अगर ये सच है तो कई घरों की जान बच सकती है। दोनों रात को नाहर की तरफ गए। अंधेरा गहरा था, ठंड काटने वाली थी। नाहर के किनारे सचमुच पुरानी झोपड़ियां थी, लेकिन उनमें लकड़ी नहीं, सिर्फ पुराने औजार पड़े थे। पर तभी कार्तिक की नज़र एक चीज पर पड़ी। झोपड़ी की फर्श नीचे धसी हुई थी। उसने मिट्टी हटाई और नीचे एक छोटा सा तहखाना दिखा। जब दोनों नीचे उतरे तो चौंक गए। तहखाने में ढेरों लकड़ी के बंडल पड़े थे, मानो सालों पहले किसी ने जमा करके छोड़ दिया हो। रवि खुशी से चिल्लाया, अरे कार्तिक, हम बच गए। सिर्फ हम नहीं, पूरा गांव बचेगा। ये लकड़ी सब में बांटनी होगी। दोनों ने रात भर लकड़ियां बाहर निकाली, फिर गांव वालों को बुलाया। सुबह तक हर घर में थोड़ा थोड़ा लकड़ी पहुंच चुकी थी। गांव वालों ने कार्तिक को गले लगा लिया। तू हमारा बेटा है कार्तिक, तूने सबकी जान बचाई। लेकिन असली मुसीबत अभी आगे थी। अगले दिन गांव में खबर पहुंची कि पहाड़ों में भारी हिमपात हुआ है। 3 दिन तक लगातार बर्फ गिरने की संभावना थी। गांव पूरी तरह दुनिया से कट सकता था। लोग घबरा गए। अगले दिन ही बर्फ गिरने लगे, पानी के स्रोत जमने लगे, जानवर बीमार पड़ने लगे, खेतों में बर्फ जम गई, खाने की कमी भी शुरू होने लगी थी। कार्तिक ने महसूस किया कि केवल लकड़ी से काम नहीं चलेगा, गांव को खाना भी चाहिए। तभी उसे याद आया, गांव के पीछे वाली घाटी में फसलें छुपाई जाती थी। जब कभी बारिश से नुकसान का डर होता था, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। गहरी खाई थी और रास्ता बर्फ से फिसलन भरा। लेकिन अगर कोई नहीं गया तो गांव भूख से मर सकता था। कार्तिक ने फैसला किया, माँ, मैं जाऊंगा। माँ ने रोते हुए कहा, कार्तिक, वहाँ बहुत खतरा है बेटा, तू मत जा। माँ, अगर मैं नहीं गया तो गांव भूखा रहेगा। मैं लौट आऊंगा, वादा है। कार्तिक ने एक झोला में रस्सी, एक पुराना कंबल और थोड़ी रोटी साथ ली। रवि भी उसके साथ जाना चाहता था,
पर कार्तिक ने मना कर दिया। ये रास्ता खतरनाक है और गांव में किसी एक का रहना जरूरी है रवि। रास्ता बर्फ से ढका था। पैर बार बार फिसलते, हाथ सुन्न हो जाते, लेकिन कार्तिक आगे बढ़ता रहा। जब घाटी तक पहुंचा तो सांसें तेज हो रही थी। उसने पुरानी झोपड़ी खोजी और सच में वहाँ अनाज और आलू की बोरियां थी। हे भगवान, शुक्रिया, अब हमारा गांव बच जाएगा। लेकिन तभी पहाड़ पर से जोर की आवाज हुई। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। कार्तिक भागा, लेकिन मिट्टी और बर्फ की बारिश में उसका रास्ता बंद हो गया। वो फंस गया। उसने साहस नहीं छोड़ा। वो धीरे धीरे बर्फ काटकर दूसरी तरफ निकला और किसी तरह गांव लौट आया। जब वो गांव पहुंचा तो पूरा गांव दरवाजे पर खड़ा था। सब उसकी राह देख रहे थे और लोगों ने देखा अनाज की बोरियां, तो गांव में जैसे जान वापस आ गई। अब गांव में आग भी थी, खाना भी था। लोगों ने कार्तिक को हीरो की तरह देखा। जो गांव सालों से गरीबी और बदहाली में दबा था, अब एक लड़के की हिम्मत से खड़ा हो चुका था। 3 दिन बाद जिलाधिकारी की टीम गांव पहुंची और राहत सामग्री दी। उन्होंने कार्तिक की बहादुरी के बारे में सुना तो बोले, ये लड़का बड़ा होकर बहुत आगे जाएगा। गांव ने मिलकर कार्तिक का सम्मान किया। प्रधान जी ने कहा, ठंड ने हमें डराया जरूर, लेकिन इस बच्चे की हिम्मत ने हमें जीना सिखाया। कुछ महीने बाद कार्तिक शहर में पढ़ने चला गया। सरकार ने उसकी बहादुरी देखकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया और अब वो शहर के सरकारी हॉस्टल में रहकर स्कूल पढ़ रहा था। लेकिन गांव उसे आज भी याद करता है। जहां भी आग जलती है, जहां भी कोई बच्चा ठंड से कांपता है, वहां लोग कहते हैं, डर मत, हमारे गांव में एक कार्तिक पैदा हुआ था। हिम्मत हो तो ठंड भी हार जाती है। कार्तिक की माँ सुशीला गांव में ही रही, लेकिन कार्तिक का नाम गांव के हर घर की दुआ में शामिल हो गया। शहर में कदम रखते ही कार्तिक के पैरों ने जैसे नया संसार महसूस किया। ऊंची इमारतें, तेज भागती सड़कें, हॉर्न की आवाजें और लोग, इतने सारे लोग कि कार्तिक को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। हॉस्टल में उसे छोटा सा कमरा मिला जिसमें 2 और लड़के रहते थे, आदित्य और राघव। दोनों ही शहर के थे, पढ़ाई में तेज, कपड़ों से लेकर सोच तक बिल्कुल अलग। कार्तिक के फटे बैग और साधारण कपड़े देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रहे। पहले ही रात आदित्य ने पूछा, तुम कौन से गांव से आए हो? धनकपुर से आया हूँ। अच्छा, वो जो हमेशा खबरों में आता रहता है, ठंड वाले इलाके का? हाँ, वही। राघव ने हंसते हुए कहा, वहाँ तो लोग बस ठंड में मरते रहते होंगे ना? कार्तिक का चेहरा उतर गया। वो जानता था कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन गांव की याद उसके दिल में चुभ गई। भाई, यहाँ शहर में रहने के लिए शहर जैसा बनना पड़ेगा, वरना सब चिढ़ाएंगे। हाँ, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कितनी कोशिश करनी पड़ेगी। 1 हफ्ते बाद
शहर में भी ठंड बढ़ने लगी, लेकिन ये ठंड गांव की तरह डरावनी नहीं थी। यहाँ हीटर थे, गर्म पानी था और मोटे कपड़े थे। लेकिन शहर के गरीब इलाकों में हालत अलग थे। मजदूर रात भर सड़क किनारे आग जलाते, बच्चों के पास कंबल नहीं होते और कई लोग फुटपाथ पर ही सोते थे। कार्तिक ये सब देखता और भीतर से कांप जाता। उसे अपना गांव याद आने लगता। वो काली रातें, पाला जमी धरती, ठिठुरते बच्चे। वो खुद से बोला, यहाँ भी लोग उसी ठंड से परेशान हैं, लेकिन यहाँ किसी को परवाह नहीं। हॉस्टल में सब पढ़ाई में व्यस्त थे। शहर की ठंड किसी के लिए खबर थी, किसी के लिए परेशानी, पर कार्तिक के लिए ये एक जख्म थी जो बार बार उभर आती थी। स्कूल में कार्तिक की भाषा, बोलने का तरीका, कपड़े, सब कुछ दूसरों से अलग था। कुछ बच्चे उस पर हंसते। हाँ, देख गांव वाला, ये शहर के स्कूल में क्यों ही आया है? इसने तो मोबाइल भी कभी नहीं देखा होगा। लेकिन कार्तिक चुप रहता। उसे अपनी माँ की आंखें याद आती। अच्छे से पढ़ना बेटा, यही एक रास्ता है हमारे लिए। उसने दिन रात मेहनत शुरू की। क्लास खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में बैठ जाता। उसकी किताबें पुरानी थी, पन्ने फटे हुए थे, पर जज्बा नया। आदित्य और राघव धीरे धीरे उसका समर्पण देखकर प्रभावित हुए। आदित्य ने एक दिन कहा, यार कार्तिक, तुम तो बहुत मेहनती हो, कभी कभी हमारी भी मदद कर दिया करो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूँगा। धीरे धीरे कार्तिक ने शहर के माहौल में खुद को ढालना सीखा, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शहर में ठंड का भयानक दौर शुरू हुआ। अखबारों में खबरें आने लगी, 20 साल की सबसे कड़ी ठंड। ठंड से फुटपाथ पर रहने वालों की हालत खराब। हर जगह ठंड बढ़ रही थी, पर इस बार शहर की ठंड में एक और खतरा छिपा था। गैस पाइपलाइन फटने की घटनाएं। हाँ, तेज ठंड में पुराने पाइप फटने लगे थे। एक रात हॉस्टल के पास वाले गरीब बस्ती में आवाज आई। फिर आग के शीले उठे। लोग भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कार्तिक भी दौड़कर बाहर आया। बस्ती की झुग्गियां जल रही थी। ठंड से बचने के लिए जो छोटी छोटी आग जलाते थे, वही अब मौत बन चुकी थी। चीखे, रोना, भागता हुआ भीड़, सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। कार्तिक ने देखा कि एक छोटी बच्ची आग के बीच फंसी है। लोग चिल्ला रहे थे, कोई अंदर मत जाओ, बहुत खतरा है। लेकिन कार्तिक एक पल भी नहीं रुका। उसे याद आया, जब गांव पर ठंड का हमला हुआ था तो मैंने डर को नहीं आने दिया। वो आग के बीच भागा, बच्चे को उठाया और किसी तरह बाहर निकला। उसके हाथ जल गए, चेहरे पर कालीख लग गई, पर बच्ची बच गई। लोग उसके सामने खड़े रह गए। कौन है ये लड़का? ये तो हॉस्टल का लगता है, पर इतनी हिम्मत। उधर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई। खबर टीवी पर फैल गई। गांव से आए छात्र ने आग में फंसी बच्ची को बचाया। कार्तिक फिर एक बार चर्चाओं में आ गया। अगले दिन स्कूल में सब उसे घेरने लगे। जो बच्चे उस पर हंसते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए। कार्तिक,
तुम्हें डर नहीं लगा आग में? जब ठंड लोगों की जान ले सकती है तो डरने का समय नहीं होता। मेरा गांव इससे गुजर चुका है, मैंने वही से सीखा है। हॉस्टल के वार्डन ने कहा, बेटा तुमने तो हम सबका मान बढ़ा दिया। पर असली खुशी उसे तब हुई जब उसकी माँ सुशीला का चिट्ठी आया। कार्तिक, तू हमेशा मेरे लिए रोशनी बना है, आज शहर के लिए भी बन गया। कार्तिक की आंखें भर आई। शहर में ठंड से लोग मर रहे थे, सरकारी मदद आने में देर हो रही थी। कार्तिक को बस्ती वाले बच्चे याद आ रहे थे। उसने आदित्य और राघव से कहा, हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। आदित्य ने पूछा, क्या? पुराने कपड़े कंबल इकट्ठा करके गरीबों को बांट सकते हैं। हमें जल्दी करना होगा, समय कम है। हॉस्टल के बाकी लड़के भी तैयार हो गए। वे हर कमरे से पुराना कपड़े और कंबल लिया। 3 दिन में उन्होंने ढेरों कंबल, स्वेटर और कपड़े इकट्ठा किए। बस्ती जाकर वे सब बांट कर आए। लोगों की आंखों में जो दुआ थी वो कार्तिक के दिल को छू गई। किसी बूढ़ी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुम जैसे बच्चे ही दुनिया बदलेंगे। नहीं अम्मा, मैं कुछ भी नहीं, बस हिम्मत करना सीखा है। जनवरी की एक रात मौसम विभाग ने चेतावनी दी, आज रात तापमान 0 डिग्री तक जा सकता है। शहर में अफरा तफरी मच गई। फुटपाथ पर रहने वाले लोग बेहद डरे हुए थे। बस्ती में आग के छोटे छोटे अलाव जलने लगे, लेकिन कार्तिक को डर था, कहीं पिछली बार जैसी आग फिर ना लगे। वो बस्ती में पहुंचा और लोगों से बोला, आग कम जलाइए और खतरनाक जगहों पर बिल्कुल ही नहीं। हम सबके लिए सुरक्षित जगह बनाते हैं। उसने स्कूल से मिले पैसे और मदद से एक पुरानी सामुदायिक इमारत को साफ कराया और उसे अस्थायी रात स्टॉलर बनाया। कई लोग वहां आकर सोए, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं। कार्तिक पूरी रात जागकर आग सुलगाता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो शहर के अखबारों में बड़ी हेडलाइन थी, एक किशोर ने बचाई पूरी बस्ती की जान। अब कार्तिक सिर्फ बहादुर लड़का नहीं रहा, वो अब लोगों का साहस बन चुका था। एक दिन जिलाधिकारी उससे मिलने स्कूल आए। उन्होंने कहा, कार्तिक, शहर में तुम्हारी जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ाई के साथ सेवा भी जारी रखो। हम तुम्हें युवा राहत दल का सदस्य बनाना चाहते हैं। कार्तिक ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं जहाँ भी जाऊँ गरीबों और ठंड से लड़ने वालों के साथ रहूँगा, चाहे शहर हो या गांव। कार्तिक ने अपने गांव के प्रधान को चिट्ठी भेजी, मैं शहर में तो हूँ, लेकिन दिल हमेशा गांव में रहेगा। मैंने एक योजना बनाई है, गांव के लिए गर्म कपड़े भेजूंगा और बच्चों की पढ़ाई में मदद भी करूंगा। गांव अब कभी अकेला नहीं रहेगा। गांव में ये चिट्ठी पढ़कर सब रो पड़े। हरिराम काका बोले, हमारा कार्तिक अब छोटा नहीं रहा, वो पूरे राज्य का बेटा है। ठंड खत्म होने लगी। बसंत की हवा ने शहर और गांव दोनों को छू लिया। कार्तिक अब पढ़ाई में और भी चमक रहा था। स्कूल में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। बस्ती के लोग उसे अपना रक्षक मानते थे। और सबसे बड़ी बात, उसने साबित कर दिया था कि गांव का एक गरीब बच्चा भी शहर की जिंदगी बदल सकता है।